शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यह हमारा 7वां वीडियो है। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता और अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण से नागरिक कमजोर हो जाते हैं और उनका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। ज्ञान का विस्फोट यानी बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, तब तो कोई बड़ी रुकावट ये नहीं है। निर्धनता भी एक बड़ी रुकावट है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट है निरक्षरता। यदि शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रसार है, सभी व्यक्ति शिक्षित है, तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाएगा। वहां के नागरिक अपने आप सबसे बड़े मानव संसाधन होंगे और वो मानव संसाधन विश्व में अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र का विकास अवश्य हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी रुकावट है निरक्षरता। अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? उनके अध्यापन द्वारा। जी हाँ, शिक्षक इसीलिए पहचाने जाते हैं क्योंकि उनका अध्यापन सबसे अच्छा है। और अध्यापन का विषय क्या है? राष्ट्र निर्माण, या दूसरे शब्दों में कहे तो सुयोग्य नागरिकों का निर्माण। यही शिक्षक का कर्तव्य है। इसलिए शिक्षक का पहचान है उसका अध्यापन। देखो, व्यक्ति तो ठीक है, पहनावा ठीक है, व्यवहार भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे प्रमुख उसकी पहचान है अध्यापन। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रवण सामग्री है? रेडियो। जी हाँ, रेडियो सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ब्लैकबोर्ड सिर्फ देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता। टेलीविजन, जी हाँ, ये दृश्य श्रवण सामग्री है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये वो जो जिससे हमें दीवार पर चित्र प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ देखने के लिए है, सुनने के लिए अलग सी माइक लगाने होते हैं। लेकिन टेलीविजन अपने आप में दृश्य श्रवण सामग्री है। एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। जी हाँ, होना ही चाहिए। उसकी आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति में ये चेतना होती है तो कर्तव्य और जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निर्वाह कर सकता है, और यही अध्यापक का व्यक्तित्व होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, ये सरकार की एक योजना थी। इस योजना का उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का सुधार। कौन सी स्कूलों में? प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं का सुधार था। इसका नाम था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ये राज्य सरकार की एक योजना थी। बाकी के इसमें सिर्फ ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान देना। इसका ब्लैक बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। बच्चे गलती से इसका उत्तर ब्लैक बोर्ड में ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत होगा। टेलीविजन पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? शिक्षा संबंधी। जी हाँ, एक शिक्षार्थी या एक शिक्षक सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करेगा? जो शिक्षा संबंधी हो। यही शिक्षार्थी या शिक्षक की पहचान है। गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित तर्कशास्त्र है। कठिन या सरल, ये आप नहीं कह सकते। कठिन वो होता है जिसे हम अच्छे से समझ नहीं सकते, हमारी उसमें रुचि नहीं है, वो कठिन है। चाहे वो हिंदी हो तो भी कठिन है, चाहे गणित हो तो भी कठिन है, विज्ञान भी कठिन है, सब कठिन है। सरल वो सरल है जिसमें हमारी रुचि हो, जिसे हम पढ़ना पसंद करें, वो सरल है। किसी एक के लिए जो कठिन है, किसी दूसरे के लिए वो बड़ा सरल है। इसलिए आप गणित को इस प्रकार से कठिन या सरल में नहीं बांट सकते। अगली गणना संबंधी। जी हाँ, गणित का मतलब ही है गणना करना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, गणना संबंधी। अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है?
जब प्रत्येक उसमें भाग ले, जी हाँ, वाद विवाद में यदि सभी भाग ले तो अच्छी बात होगी। उसमें उत्तेजना उत्पन्न ना हो, ठीक है, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, सरल और साधारण रूप से वाद विवाद होना चाहिए, ये भी ठीक ठीक है। विचारों का उद्दीपन हो, जी हाँ, ये भी जरूरी है, अच्छी बात है। सभी विचारों के समावेश में निर्णय पर पहुंचे, यही वाद विवाद का प्रमुख उद्देश्य होता है, इसलिए इसे उपयोगी कहते हैं। क्योंकि इसमें समावेश में मतलब सारे विचार, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, किसी भी कक्षा से संबंध, क्लास का मतलब गरीब अमीर, महिला पुरुष, सभी से संबंधित हो, अमीर गरीब, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सभी से संबंधित हो, सभी विचारों का समावेश में निर्णय पक्ष और विपक्ष को लेते हुए पहुंचे, यही वाद विवाद का उपयोग है, इसलिए सही होगा द। कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, हाँ, थोड़ा थोड़ा पड़ता है। अध्यापकों की पढ़ाने की विधियों का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए, विद्यार्थी का यदि पूर्व ज्ञान बहुत ज्यादा भी है या अनुभव बहुत ज्यादा भी है, लेकिन अध्यापक अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाने की विधियां अच्छी नहीं है, तो अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, अध्यापक के व्यवहार का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साथियों के सहयोग का, इसका भी उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है पढ़ाने की विधि का। समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं? जी हाँ, आप शिक्षार्थी या शिक्षक है तो आप सबसे ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगे नई खोज, नई पद्धतियां, इससे संबंधित जो भी न्यूज आती है आप उसको पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। यही या तो शिक्षक से संबंधित है या शिक्षार्थी से। विद्यार्थी भी यही चाहेगा कि उसे नई नई खोजें, नई नई पद्धतियों का ज्ञान। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उनकी उपेक्षा कर दे, यानी इग्नोर कर दे, कोई मतलब नहीं, अनुशासन है तो है, अपने क्या करना, ऐसा करना टीचर का कर्तव्य नहीं है। उसको सजा दे। सजा देना किसी समस्या का समाधान नहीं है, कारण पता करें। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है, यदि कोई एक विद्यार्थी या कुछ समूह अनुशासनहीन है तो उसके कारणों का पता करें कि वो ऐसा क्यों हुआ। प्राध्यापक को सूचित करे, यहाँ प्रधान अध्यापक लिखना चाहिए था, लेकिन उसको सूचित करने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कारणों का पता करें कि क्या कारण हो सकते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे। समस्या का समाधान नहीं हुआ, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको सवाल पूछेंगे। जी हाँ, यही एक अध्यापक हमेशा करते हैं। देखिए, कक्षा में कोई बच्चा इधर उधर बात कर रहा है या किसी दूसरी साइड में देख रहा है तो अक्सर अध्यापक उसी बच्चे को सवाल पूछ लेते हैं, जिससे उसका ध्यान वापस बोर्ड की तरफ आ जाता है। उसे ध्यान देने को कहेंगे, सिर्फ कहने से उसका ध्यान फिर भटकेगा। उन बच्चों को उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं, भाषण देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये अच्छा नहीं है ऑप्शन। सबसे ज्यादा सही है उसको सवाल पूछो। अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते? यानी बच्चे में सृजनशीलता नहीं आएगी, ये अध्यापन की कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। जी हाँ, व्याख्यान विधि से बच्चे में सृजनशीलता नहीं आती है। खेल विधि से सृजनशीलता आएगी, खोज विधि से भी आएगी और प्रोजेक्ट विधि से भी आएगी। लेकिन व्याख्यान विधि यानी अध्यापक खड़ा होकर भाषण टाइप में पढ़ा रहा है तो उससे बच्चों में सबसे बड़ी कमी होगी सृजनशीलता। अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर, ठीक, थोड़ा बहुत इससे भी फर्क पड़ सकता है। उनसे प्रैक्टिकल करवाकर, जी हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको लैब में ले जाए, उनसे प्रयोग करवाए, परीक्षण करवाए, उसके निष्कर्ष निकाले, तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। अगला, प्रयोग करवाकर निरीक्षण करके परिणाम निकालना। ठीक, ये भी अच्छा है। विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़ाकर, इससे भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करवाओगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? देखो, इसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं। अगर नहीं करवाओगे तो वो अपने अध्यापन का स्व मूल्यांकन कर पाएंगे, ये सबसे सही है। अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है? देखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विषय वस्तु के ज्ञान की जांच की जाती है कि आपने कितने प्रतिशत याद कर लिया है, यानी आपका ज्ञान कितना है, ये ज्यादा आजकल परीक्षा प्रणाली में चेक किया जाता है। आपका कौशल क्या है, कोई नहीं पूछ रहा। आपकी मनोवृत्ति क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं या आप क्या करते हैं, आपकी परिवेश क्या है, कोई मतलब नहीं। आपका व्यक्तित्व क्या है, इससे भी कोई मतलब नहीं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सिर्फ आप कितने % अंक लेके आए, यानी आपको कितना याद था, ये विषय वस्तु के ज्ञान की हम जांच करते हैं। अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं? अपने गहन कार्य द्वारा। अपने गहन कार्य से ठीक है, विद्वान कुछ पैदा होंगे, सही बात है। स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्वयं महान विद्वान बनकर, इससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं बनोगे तो इससे बच्चे बन जाए, जरूरी नहीं है। अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर, जी हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। टीचर का काम है प्रेरणा प्रदान करना। अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? पाठ्यक्रम पर आधारित हो, हमेशा होती ही है पाठ्य पुस्तकें। विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो, यही अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने के तरीके से अवगत कराए। पढ़ाने के तरीके से पाठ्य पुस्तकें अवगत नहीं कराती, देखने में आकर्षक, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विषय वस्तु का आयोजन किस प्रकार से है, ये पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है। अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? ट्यूशन करके, पैसे कमाकर। ज्यादा अच्छी बात नहीं है, आप नैतिकता खो दोगे। ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़कर, जी हाँ, ठीक ठीक है। मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर बहुत बड़ा आप पुण्य कमाएंगे। कुछ और अंशकालिक कार्य करके, ठीक ठीक है। तीनों देखो सही है, लेकिन तीनों में यदि आप मंद गति वाले यानी धीरे धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाएं लेकर पढ़ाते हैं तो आप समाज में सबसे उपयोगी होंगे और आदर, लोग गांव में या शहर में आपका आदर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा प्रश्न नहीं है? ब्लैक बोर्ड का आकार क्या है? ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, एक सवाल। दूसरा, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्या ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? क्या ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, इसमें ये 2 क्वेश्चन, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है, क्या ब्लैक बोर्ड पर आप आयत बना सकते हैं, ये दोनों सवाल मेरी दृष्टि में एक टीचर द्वारा कक्षा में पूछे जाने के योग्य सवाल नहीं है। आप ट्रेनिंग करोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि अध्यापक को हमेशा वही सवाल पूछने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में न हो। जिसका उत्तर बच्चे हाँ में या नहीं में दे, तब आप गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए, यहां सवाल, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? बच्चे उत्तर क्या देंगे, या तो हाँ या नहीं। दूसरा, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? बच्चे क्या जवाब देंगे, हाँ या नहीं। तो ये दोनों सवाल गलत है। लेकिन दोनों में आप सोचे कि क्या आप बच्चे से ये पूछोगे क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं, तो ये सवाल एक गलत सवाल हुआ। मेरी दृष्टि से दोनों गलत है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है। तो उत्तर हुआ स। कुछ छात्र आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं किंतु अन्य अध्यापकों की कक्षा में नहीं, आपका निष्कर्ष क्या होगा? विद्यार्थी मेरे कठोर स्वभाव से डरते हैं, सोचकर आप खुश होंगे।
बिल्कुल गलत तरीका होगा आपका। आप बच्चों को डराने के लिए थोड़े ना आए। मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है सोचकर उसको ढूंढेंगे। सबसे अच्छा तरीका है, कोई कमी है तो आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी शरारती होते हैं, उनको ऐसे करके छोड़ देंगे, ये गलत तरीका होगा। आपका काम विद्यार्थियों को सुधारना है, उनको छोड़ना नहीं है। अन्य अध्यापकों की कक्षा में उनकी उपस्थिति का कारण जानेंगे। अब ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अन्य अध्यापकों की कक्षा में वे उपस्थित हो रहे हैं, इसका मतलब वे अध्यापक सही काम कर रहे हो। आप अध्यापकों पे शक नहीं कर सकते कि उनके वो कोई वहां बैठ के पार्टी थोड़े ना करते हैं या कक्षा में कोई सिनेमा थोड़े ना देखते हैं। अन्य कक्षाओं अध्यापकों की कक्षा में जाकर आप उनकी उपस्थिति का कारण जानोगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात है आप अपनी कमी खोजे। इसलिए उत्तर सही होगा, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, सोचकर उसको ढूंढेंगे। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बालक संस्कार रहित हैं, तो उनको सुधारने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे? ऐसे बालकों से स्वयं तथा अपने बालकों को दूर रहने को कहेंगे। ये एक गलत तरीका होगा। आप खुद भी ऐसे बच्चों से दूर हो जाए तो फिर आप टीचर कहलाने के योग्य नहीं है, और अपने बच्चों को ऐसे बच्चों से दूर रहने को कहेंगे, तब तो आप बच्चों से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा, उनके माता पिता से मिलकर बच्चों में केंद्रों की स्थापना करेंगे, समस्त बच्चों के लिए संस्कार केंद्र की स्थापना करेंगे। ये तो सबसे उत्तम कार्य होगा यदि आप कर सकते हैं तो। माता पिता से उनको सुधारने के लिए कहेंगे। अगर माता पिता सुधार सकते हैं तो फिर आपकी भूमिका समाप्त हो जाती है, फिर टीचर क्या करेगा? इसलिए ये अच्छा उत्तर नहीं हुआ। अगला, कोई स्पष्ट बात नहीं है। यदि आपके पास कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं है तो फिर आप टीचर होने के योग्य ही नहीं। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु आप समय समय पर छात्रों को ऐसा करने का निर्देश देंगे। निर्देश देने से कोई उत्तरदायित्व की भावना पैदा नहीं होगी। ठीक है, निर्देश दोगे तो कुछ सुधार जरूर होगा। छात्रों को समाज के ऐसे लोगों से संपर्क में रखेंगे जिनमें उत्तरदायित्व की भावना है, तो ऐसे लोगों से संपर्क में आकर छात्रों में भी ये भावना जरूर आएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाते समय ऐसे लोगों को उदाहरण देंगे। जी हाँ, उदाहरण देने से कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। प्राचार्य को उस पर भाषण देने को कहेंगे, तो ये तो वही हो गया जो आप उदाहरण देके कर रहे थे, इसका भी उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सही उत्तर है, समाज में ऐसे लोगों से संपर्क रखने को, छात्रों से संपर्क रखवाएंगे। बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम अच्छा रखने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को घर पर कठिन परिश्रम करने को कहेंगे और कक्षा में अच्छी तैयारी पूर्व में ही करवा देंगे। जी हाँ, सबसे अच्छी बात है, आप पूर्व में इनको अच्छी तैयारी करवा दे, फिर बच्चों से कहे कि वे घर पर कठिन परिश्रम करें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगला, छात्रों को अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अगली बात, छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। ये एक टीचर को शोभा नहीं देता। पता करेंगे कॉपियां कहाँ चेक हो रही है, वहां जांचकर्ता से जाकर आप मिल लोगे, फिर आप टीचर नहीं होगे, आप भ्रष्टाचारी होगे। इसलिए सबसे सही है कि आप पूर्व में ही उनको तैयारी करवा देंगे और फिर उनको कहेंगे कि अच्छी तैयारी आप स्वयं भी करें। आपका बालक स्वयंों पर शीघ्र ही नियंत्रण खो देता है तथा अतिशीघ्र आक्रामक हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं या गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। तो वो गलत व्यवहार कर रहा है, इसका बोध आप उनको कैसे करवाएंगे? आप उसको बताएंगे कि वो ये तुम गलत कर रहे हो। बताने से कोई उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसके स्वयंों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसको आप योगा सिखाओगे और योग के द्वारा वो काफी कुछ सीख सकता है। उसको रोज दौड़ने को कहोगे, उसको रोज फुटबॉल खेलने को कहोगे, हॉकी खेलने को कहोगे, जिसमें बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता हो, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती हो और अंदर से जी घबराए, इतना दौड़ना पड़ता हो, तो उससे बच्चे में अपने स्वयंों पर नियंत्रण करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए ऐसी गतिविधियां करवाएंगे ताकि वो अपने स्वयंों पर नियंत्रण रख सके। अगला है, उसको दंड देंगे। दंड देना समस्या का समाधान नहीं है। आक्रामक होने वाली स्थिति कोई उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। देखो, ये तो हो चुकी है, अब आप वापस थोड़ी ना लौट सकते हैं। सवाल में ये लिखा गया अतिशीघ्र आक्रामक हो रहा है, हो जाता है, अब आप वापस थोड़ी ना लौट सकते हैं।
यदि आप एक विद्यालय के प्राचार्य हैं तथा आपके विद्यालय में एक शिक्षक प्रतिदिन देरी से आता है तो आप उसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को भेज देंगे। अच्छी बात नहीं भी। उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो आप ये करें ना, उसका कारण जानने की, वो प्रतिदिन देरी से क्यों आता है, उसके कारण का निवारण करने की कोशिश करें। फिर आपको लगे कि वो आदतन ऐसा कर रहा है, तब आप अगला एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप उसका कारण जानें, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। यदि आपका पाठ्यक्रम किसी कारण अपूर्ण रह गया है तो आप क्या करोगे? छात्रों को अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूर्ण करा देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। आप मुख्य प्रश्न करा देंगे, ये तो छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। आप संक्षेप में पाठ पढ़ाकर औपचारिकता पूरी कर लेंगे, फिर तो बहुत ही गलत बात हो गई। आपने जितना पढ़ाया उसी में से परीक्षा में आएगा, ये कहकर उनको छोड़ देंगे, ये तो धोखा हो गया। इसलिए सबसे सही है कि अतिरिक्त समय में क्लासे लो, छुट्टी के बाद या प्रार्थना के समय, और आप पाठ्यक्रम पूर्ण करा दो। आपके दृष्टिकोण में शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण होती है? हालांकि तीनों स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिक स्तर पर। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर बच्चे की नींव है। यदि नींव कमजोर रह गई तो फिर चाहे बच्चा कितना ही टैलेंटेड है, उसका दिमाग कितना भी चलता हो, लेकिन वो पिछड़ जाएगा। इसलिए प्राथमिक स्तर सबसे महत्वपूर्ण है। आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत है, जहां आपको बीमार रहने पर चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, जैसा कि सभी सरकारी टीचर्स को दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? फर्जी बिल बनाकर आप बढ़ाकर भत्ता उठाएंगे, ये तो भ्रष्टाचार हो गया। केवल बीमार होने पर ही इसका लाभ उठाएंगे? जी हाँ, यही होना चाहिए, एक टीचर का यही कर्तव्य है। इस सुविधा का लाभ कभी भी नहीं उठाएंगे। हालांकि बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि बीमार रहने पर जो चिकित्सा भत्ता है वो जिंदगी भर में कभी नहीं उठाते। ऐसा भी होता है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं हुआ। जब सरकार ने आपको ये सुविधा दी है तो आप न लाभ उठाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन 90% टीचर ऐसा करते हैं, पत्नी बच्चों इत्यादि को भी इसका लाभ दिलवाएंगे, ये तो अच्छी आदत नहीं हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण है, बीमार होने पर आप उसका लाभ उठा लें। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है। मैंने देखा है कि जितने बच्चों का वजन है उससे ज्यादा उसके बस्ते में वजन है। ऐसा होता है तो उससे क्या हानि हो सकती है? इससे कोई हानि नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। छात्र पूरी पुस्तकें विद्यालय नहीं ले जा पाते हैं, नहीं उठाकर ले तो जाते हैं, कोशिश तो करते रहते देखे गए हैं। छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बस्ता उठाकर, इतना बड़ा बोझ उठाकर बच्चा आया है, अब बच्चा थक गया है, अब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा, उसकी पीठ में दर्द हो रहा है, वो क्लास में ऊँघने लगेगा और घर जाते ही सो जाएगा। इसलिए उसकी अध्ययन में रुचि अब नहीं रह गई है। इसलिए बस्ते का इतना ज्यादा भारी बोझ नहीं होना चाहिए। अगला, छात्र विद्यालय वातावरण से दूर भागने लगते हैं। हाँ, ठीक ठीक, ये भी हो सकता है, लेकिन सही उत्तर है कि अध्ययन में उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। शिक्षण का अर्थ क्या है? अनुदेशन देना, ये शिक्षण नहीं हुआ। निर्देश देना, ये भी शिक्षण नहीं हुआ। व्याख्यान देना, थोड़ा थोड़ा होता है शिक्षण, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। अधिगम हेतु मदद करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अधिगम का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, बच्चे ने पहले ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करके अब वो व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, तो इसको कहेंगे अधिगम। जैसे छोटा बच्चा आग के हाथ लगा लेता है, आप उसको हाथ पकड़ के थोड़ा सा आग के नजदीक ले गए, हाथ उसका जलने लगा, उसने हाथ हटा लिया, अब उसको इस बात का अधिगम हो गया है कि आग के नजदीक जाएंगे तो जल जाएंगे। तो यही शिक्षण है। इसलिए शिक्षण का मतलब है अधिगम हेतु मदद करना। एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों से दूरी बना के रखे, फिर टीचर ही क्या बना। विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु मदद करे, ठीक ठीक बात है।
विद्यार्थियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करे, उसे सुयोग्य नागरिक बनाए, राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। यही सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों का कल्याण कब होगा? जब वो सुयोग्य नागरिक बनेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे या राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो यही आदर्श शिक्षक को चाहिए। अब अच्छी तरह से पढ़ाकर सोच ले कि पीछे का काम हमें देखना ही नहीं है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ ना। सिर्फ अच्छे अंक के लिए आप करेंगे तो फिर आप शिक्षक नहीं हुए, ट्यूटर हो गए। एक अध्यापक को बच्चे के सृजनात्मक विकास के लिए क्या देखना है? देखिए, बच्चे में सृजनात्मक विकास हो रहा है या नहीं, सृजन कर सकता हो बच्चा, नई नई चीजें बना सकता हो, नए नए प्रयोग सोच सकता हो, जैसे नई मशीन बनाने के बारे में वो सोच सकता हो, या कागज का हवाई जहाज बनाने के बारे में सोच रहा हो। यानी इसमें क्या है? कल्पना शक्ति। जी हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के सृजन के लिए। एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? अनुशासन। जी हाँ, होना चाहिए। अच्छी आवाज भी होना चाहिए, अच्छा स्वभाव भी होना चाहिए, लेकिन स्वयं के विषय पर यदि प्रभाव है तो यही अध्यापक की सबसे बड़ी धरोहर है। अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो अध्यापक ट्रेनिंग है उसकी बात कर रहे हैं। अध्यापक ट्रेनिंग का मतलब है नौकरी में अनुभव प्रदान करना। बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों के बारे में अनुभव देना ठीक ठीक है। विषय का ज्ञान देना, विषय का ज्ञान पहले से आप प्राप्त कर चुके हैं। शिक्षण कौशल देना, पढ़ाते कैसे हैं ये सिखाना, मूल्यों का विकास कैसे करते हैं ये सिखाना, यही अध्यापक की ट्रेनिंग है। कौशल विकास क्या है? शिक्षण है, अनुदेशन है या प्रशिक्षण है? जी नहीं, कौशल का विकास। कितनी कुशलता आ गई, कितनी कुशलता से आप कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे आप नक्शा बना सकते हैं, आप कोई मशीन बना सकते हैं, तो ये कौशल का विकास होगा। ये क्या होगी? प्रौद्योगिकी यानी टेक्निक। तो कौशल विकास क्या हुआ? प्रौद्योगिकी। शैक्षिक दूरदर्शन की प्रमुख कमजोरी क्या है? ये एक पक्षी संप्रेषण है। जी हाँ, दूरदर्शन पे आजकल जो पढ़ाया जा रहा है, हालांकि बेहतर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन मुख्य उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो एक पक्षी शिक्षण है। वो सिर्फ पढ़ा रहा है, बच्चे देख रहे हैं। जब बच्चे सवाल ही नहीं पूछ सकते तब मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक पक्षी संप्रेषण है जो शैक्षिक दूरदर्शन की बहुत बड़ी कमजोरी है। अगला, आप विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा, अध्यापक विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है अनुदेशन द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, व्याख्या द्वारा या निर्देशन द्वारा? जी हाँ, पुनर्बलन द्वारा। देखिए, अध्यापक ने सवाल पूछा, बच्चे ने जवाब देने की कोशिश की, अध्यापक उनको बोलता है कि शाबाश बेटा, अच्छे कर रहे हो, हाँ बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा नजदीक हो, कोशिश करो, और ज्यादा कोशिश करो। ये क्या हुआ? पुनर्बलन। और यही विद्यार्थियों की शिक्षण में भागीदारी निभाने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा में पुनर्बलन। भारत में दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अध्यापक शिक्षा का मानदंड निर्धारण करने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन। यहां किसके बारे में पूछा है? अध्यापक शिक्षा के बारे में। अध्यापक शिक्षा का यहाँ सबसे बड़ा ये संस्थान है टीचर एजुकेशन, NCTE। अध्ययन में लचीलापन एक प्रमुख लक्षण है। देखिए, पढ़ा रहे हैं आप, चाहे जब पढ़े, दिन अस्त होने के समय आए, रात के समय कक्षाएं हो, जब आपको समय मिले तब आए। ऐसी शिक्षा कौन सी होगी? अनौपचारिक शिक्षा, जो बूढ़ों को या वृद्धों को या ऐसे लोग जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए केंद्र बनाए गए हैं। ये एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र होते हैं। इसमें अध्ययन का लचीलापन सबसे ज्यादा होता है। जब वे चाहे तब आए, पढ़े, रात के समय भी कक्षाएं लगेगी या उनके घर पे भी कक्षाएं लग सकती है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा है जो अध्ययन में एक लचीलापन है।